नमस्कार, मैं उपेंद्र गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं खबरी चौक के खास कार्यक्रम खबरी पंचायत में। हमारे कार्यक्रम के दूसरे सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम की पिछली दो कड़ियों में हमने बातचीत की सभी महापौर प्रत्याशियों से, उसके बाद समाज सेवियों से। अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ सरगुजा जिले के संभाग के वरिष्ठ पत्रकार होंगे जो लगातार स्थानीय मुद्दों और समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं। जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। मैं उनसे उनका परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ होंगे अनंगपाल दीक्षित जी, जो कि नई दुनिया के प्रतिनिधि हैं, जिला प्रतिनिधि हैं। साथ में हैं दिलीप जायसवाल जी, जो विस्तार न्यूज़ के संवाददाता हैं। साथ में होंगे प्रणय राज सिंह राणा जी, जो पत्रिका समाचार पत्र के जिला प्रतिनिधि हैं। इस कार्यक्रम की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा का मूल विषय होगा कि जिला पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे ये सवाल लेंगे, सबसे बारी बारी से मैं पूछना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 साल हो चुके हैं। आप लोगों को क्या लगता है, सबसे पहले अनंगपाल दीक्षित जी आपसे मैं पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि इन 25 सालों में क्या कुछ होना चाहिए था और अब तक क्या हो चुका है, और कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप अभी होते हुए देखना चाहेंगे? देखिए, सभी को उम्मीदें रहती हैं कि उनका शहर सबसे अच्छा हो, सबसे सुंदर हो और उस शहर का नाम हो। और हम लोग देखते हैं कि पिछले जब से नगर निगम बना, पहले नगर पालिका था, 27 वार्डों का शहर था, फिर 40 वार्डों का शहर हुआ, फिर आसपास के गांव को जोड़ के 48 वार्डों का शहर बना दिया गया। जो आउटर है, अभी भी वहाँ पे कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ का आप नाम सुनेंगे तो हुंडरा लाता, बहेरा पारा, ऐसे ऐसे भी जगह है। वहाँ अभी बिजली बड़ी मुश्किल से पहुँची, सड़क बहुत मुश्किल से पहुँची। आज भी आप रात को चले जाएंगे तो लगता है कि गांव है। तो सबसे पहले तो जो बीच शहर है उसको छोड़ के आउटर का विकास होना चाहिए। उसके लिए एक कार्य योजना भी बननी चाहिए, एक बड़ा बजट भी चाहिए उसके लिए। ये इधर जो 25 सालों में नगर निगम बनने का, नगर पालिका से नगर निगम बनने तक के सफ़र में हुआ नहीं। वही सड़क नाली के चक्कर में जो नगर की सत्ता है, अंबिकापुर शहर में जो महापौर अब तक बने, वो सड़क नाली से बाहर नहीं आता है। जबकि यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं और भी हैं, बिजली अच्छी हो, व्यवस्थित विकास हो। जितने आउटर क्षेत्र हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि बेतरतीब बसाहट है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। भविष्य में वो शहर के अंदर आ जाएगा और बाद में आप उसको तोड़ने चले जाएंगे। तो ये भी उन लोगों के साथ अन्याय होगा। जिस समय आप वो लोग घर बना रहे थे, मकान बना रहे थे, उस समय आप रोके नहीं। तो व्यवस्थित विकास की जरूरत है। और सबसे पहले तो व्यवस्थित विकास, व्यवस्थित बसाहट हो, उसके बाद व्यवस्थित विकास अपने आप होगा। आप सड़क के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में एक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगा, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाएगा आपात स्थिति में, तो ऐसे नगर विकास से काम नहीं चलेगा। पक्ष विपक्ष सभी दलों को बैठ के समग्र विकास के लिए योजना बनानी होगी, तभी इस शहर का विकास हो पाएगा। और इन 25 साल में, अगर आप कह रहे हैं 25 साल हो गया, इस शहर को, पुराने शहर को व्यवस्थित करने के लिए समग्र योजना बनाने की जरूरत है और एक बड़ी राशि की जरूरत है। एक बार इस शहर की जो सड़कें हैं, बार अभी जो सड़कें बन रही हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जैसे बरसात आएगी वो सड़कें फिर उखड़ जाएंगी। धूल के ऊपर लाके डामर आप डाल दे रहे हैं, कितने दिन टिकेगी? नीचे का बेस खत्म है। आप एक बार पूरा प्रोजेक्ट बनाइए और पूरे शहर में कितना पैसा लगेगा सड़क के लिए, उसको पहले ऊंचा करिए सड़क को। तो आप पहले सड़क बनाते हैं, उसके बाद नाली खोदते हैं, उसके बाद केबल गाड़ने के लिए कोई कंपनी आ जाती है, उसको खोदने की अनुमति देते हैं। पूरी शहर की सड़क इस तरह से बिगड़ रही है और बार बार सड़क का मुद्दा हर चुनाव में आ जाता है। मेरा कहना है, मेरा मानना भी है कि सड़क की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये केवल यही मुद्दा नहीं है, रोजी रोजगार के भी साधन होने चाहिए। अंबिकापुर शहर में अभी मैं देख रहा था कि कुछ दल फ्री वाईफाई सेवा देना चाहते हैं। किसको जरूरत पड़ी है फ्री वाईफाई सेवा की? मैं उनकी योजनाओं का कटाक्ष नहीं करना चाहता, उनकी योजना है, वो सोचे होंगे,
हर किसी के मोबाइल में डाटा है। किसको ज़रूरत है कि जाके वो किसी चौक चौराहे में खड़े होकर वाईफाई को करेगा? उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत उन युवाओं के हाथ में काम देने की है। आप क्यों नहीं कहते कि शहर में हम ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे जहां अंबिकापुर शहर के हजारों बच्चे निःशुल्क कोचिंग करेंगे, वहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनका प्लेसमेंट हम कहीं इसी शहर में करेंगे। इस बारे में क्यों विचार नहीं करते? ऐसे समग्र विकास होगा। दिलीप जी, छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गए पूरे बने हुए, अंबिकापुर नगर निगम को 20 साल हो गए, 10 साल भाजपा की सरकार रही निगम में, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। जो कमियां दीक्षित जी ने गिनाई, क्या लगता है कि वो कमियां क्यों रह गई, वो काम क्यों नहीं हो पाए? क्या लगता है, क्या वजह रही इतने सालों में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ, अंबिकापुर का विकास हुआ है, बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ा विकास का, लेकिन मास्टर प्लान ही नहीं शहर का कि हम क्या करेंगे, कोई विजन ही नहीं है क्या करेंगे। एक प्लान होता है कि हम ये करेंगे, घोषणा पत्र बनता है, घोषणा पत्र सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही बनता है। चाहे भाजपा की घोषणा पत्र को देख लीजिए या कांग्रेस का घोषणा पत्र को देख लीजिए, ये हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए ही काम करती है। चुनाव जीत गया, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। उनके बाद उनका काम शुरू होता है कि हम जो चुनाव में पैसा जो खर्च किए हैं, जो धन बल हमारा लगा है, उसको हम कैसे ब्याज के साथ प्राप्त करें। अगर कोई पार्षद चुनाव लड़ रहा है 10 लाख रुपए खर्च करके, कोई महापौर अगर चुना जा रहा है 5 करोड़ खर्च करके, तो ये चाहता है, उसका ये उम्मीद रहता है, उसके पार्टी का उम्मीद रहता है कि वो आज 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है तो 50 करोड़ रुपए हमारा मिलना चाहिए। तो करप्शन शुरू हो जाता है। अब सभी योजनाओं में अगर करप्शन होगा, जैसे शहर की अगर बात होती है तो सड़क नाली मुख्य बात होता है कि सड़क सही हो, नाली सही हो, लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन नालियाँ कैसे सही बन पाएंगी? नालियों के लिए मास्टर प्लान ही नहीं है। मास्टर प्लान नहीं है, जो काम हो रहे हैं वो घटिया काम हो रहे हैं, आप बिलो रेट पर टेंडर दिए पड़े हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, शहर का मास्टर प्लान बनना चाहिए कि अगर हमारे जो, जैसे अभी दीक्षित जी बता रहे थे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों को जो शामिल किया गया परिसीमन के बाद नगर निगम में, आज उनकी हालत गाँवों से भी खराब हो गई है। अगर हो सकता है ग्राम पंचायत में रहते तो हो सकता है वहाँ डेवलपमेंट कुछ अच्छा हुआ होता है, गाँव के जो सरपंच रहते वो कुछ मूलभूत काम कराए होते, लेकिन वहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। आपका डिगमा का जो इलाका है उसको शामिल करने की बात चल रही थी कि उसको अंबिकापुर में शामिल कर दिया जाए। गाँव के लोग विरोध कर रहे हैं कि हम शामिल नहीं होंगे। अब सोच लीजिए, कोई शहर में कोई गांव शामिल नहीं होना चाहता, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डेवलपमेंट का जो प्लान है, जो शहर का विकसित करने का जो प्लान है, मास्टर प्लान है, उस पर आज तक जब छत्तीसगढ़ बने आपका 25 साल हो गया है, नगर निगम बने करीब 20 साल हो गया, लेकिन इस दिशा में किसी ने कोई काम नहीं किया। शुरुआती दिनों में कुछ काम शुरू हुआ, मास्टर प्लान बनेगा, लेकिन वो मास्टर प्लान वाकई में सामने नहीं आ पाया, वो क्रियान्वित नहीं हो पाया। और यही वजह है कि आज शहर जैसा था पहले वैसा ही है, सिर्फ पैसा पानी की तरह शहर में बहाया जा रहा है, और वो भी जो पैसे कम आ रहे हैं। अब सोचिए, ये जानकारी आ रही है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार अब जितने नगर निगम है उनको पैसे ही कम दे रही है। अब यहाँ आपको ज़रूरत है 1 रुपये का, तो आप उनको 10 पैसे देंगे, तो कहाँ से डेवलपमेंट काम होगा? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको खामियों को दूर करना चाहिए। जितने भी भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों पार्टियों को घोषणा पत्र नहीं बनाना चाहिए। उनको 4-5 ऐसे पॉइंट बता देना चाहिए कि हम एक करेंगे। अब जैसे जो घोषणा पत्र है उसमें लोक लुभावने हैं कि हम आपको आवास देंगे। अरे आवास तो केंद्र सरकार दे ही रही है, वो तो स्कीम में ही है। आपने छूट, कई चीज़ों का टैक्स की छूट करने की बात कर दी, तो टैक्स छूट करके आप जनता को क्या बताना चाह रहे हैं? टैक्स क्यों छूट कर रहे हैं? आप पूरा टैक्स वसूल कीजिए, पूरी सुविधा दीजिए। लोगों का कहना है कि हमारे घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, नल का पूरा, बिजली का पूरा बिल आ रहा है, बिजली गोल हो जा रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा है, बिल पूरा आ रहा है। तो ये जो सुविधाएं हैं इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, न कि घोषणा पत्र लोक लुभावने बनाकर कि हम आपको पैसे देंगे, हम आपको ये करेंगे, आपको फलानी चीज़ों में सुविधा होगी। कुल मिला के वो जो पैसे आप फ्री में जो देने जा रहे हैं लोगों को, वो सारी चीज़ें आप डेवलपमेंट पर खर्च कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो छत्तीसगढ़ के जो शहर हैं उनको विकास के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। निश्चित तौर पर मजबूत रोड मैप और मास्टर प्लान की ज़रूरत है। प्रणय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सारी पार्टियां लगभग जितने अभी जो चुनाव लड़ रही हैं, सब अलग अलग एजेंडे पे चुनाव लड़ रही हैं। आपके हिसाब से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के मुद्दे क्या होने चाहिए, वास्तविक मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, मैंने जब पहली मर्तबा वोटिंग की अपने जीवन में, तो उस समय मैंने नगर निगम की सरकार के लिए ही वोट किया। 2005 से लेकर 2025 के बीच में मैं जितना समझ पाया कि विकास के लिए राजनीतिक दलों ने क्या काम किया, क्योंकि मैंने 10 साल भाजपा की भी सरकार नगरीय निकाय में देख ली और 10 साल कांग्रेस की भी सरकार। मुझे नहीं लगता कि
विकास नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि विकास की गुणवत्ता उस स्तर की नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। मेरा मानना है, जैसे जीवंत उदाहरण देता हूँ कि अभी चूंकि चुनावी दौर है, पुराने दस्तावेजों पर दस्तखत कर कर, ये मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ये कहने में मुझे गुरेज भी नहीं है, पुराने दस्तावेजों में बैक डेटिंग करके ये काम चालू करा दिए हैं। आज आप कामों की गुणवत्ता देख लें, जैसे देवीगंज रोड में इन्होंने नालियां बनाई। हम ये कहते हैं ना कि विकास पे काम करेगा राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति, उसकी सोच कितनी पॉजिटिव है, वो उसका थॉट प्रोसेस कितना सही है, वो प्रदर्शित होता है उन कामों से। सड़क से 3 से 6 इंच के बीच में गैपिंग करके आपने नालियों को ढक दिया। क्यों? क्योंकि चुनाव सामने है। आज एक आम नागरिक, आप जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, गाड़ियां उसमें हादसे की शिकार हो रही हैं। आपके दफ्तर के सामने की सड़क, आपने जो कहा कि धूल दूषित है, उसके ऊपर आपने डामरीकरण कर दिया। डामरीकरण को लेकर बेसिक रूल है, नगर निगम की पीडब्ल्यूडी की बॉडी न जाने क्या कर रही है, या उनकी मॉनिटरिंग करने वाले ये पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। बेसिक रूल है कि आप सबग्रेड करेंगे, सबग्रेड करने के बाद फिर आप बिटुमिनस कोट चढ़ाएंगे। आप कर क्या रहे हैं? आप धूल हटा नहीं रहे हैं, आप उसके ऊपर डामरीकरण कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जनता को लुभाना है, अपने पक्ष में वोट लेना है। और ये मैं किसी व्यक्ति विशेष को लेकर या किसी राजनीतिक दल विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये मेरी सोच है, जैसे आपने कहा कि शहर के बाहरी हिस्सों को का विकास होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि शहर के बाहरी हिस्सों के साथ शहर के भीतरी हिस्से का भी विकास हो। कैसा हो? आज आप और हम रोजाना रूबरू होते हैं गाड़ियों की पार्किंग को लेकर। ये मुझे नगरीय निकाय क्षेत्र में या नगर निगम के इलाके में मुझे सबसे बड़ी समस्या नजर आती है, जिसपे कोई चर्चा नहीं है। इनमें किसी के एजेंडे पे वो काम नहीं है। आप देखिए, पोल्स हैं, आप जगह जगह जो वायरिंग है, आए दिन आप ये सुनते होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तार आपस में टकरा गए। हम ये खबरें प्रकाशित करते रहते हैं जिसकी वजह से आग लग गई। क्यों नहीं हम उसको अंडरग्राउंड कर देते? इस पर क्यों नहीं काम करती पार्टियां? तो मेरा मानना है, आप केवल ये सोच के मत कीजिए कि काम करके हमें वोट ले लेना है। मेरा मानना है कि हमें वो काम करने चाहिए जो किसी के काम आ सके। दीक्षित सर, प्रणय भैया ने बहुत सारी बातें कही, वो उनमें से एक बात उन्होंने कही कि जब रोड के ऊपर पैचिंग किया जाता है तो मानदंडों का पालन नहीं किया जाता। एक दबाव समूह का हिस्सा होने के नाते, एक वॉचडॉग होने के नाते, क्या लगता है कि हम पत्रकार उन मुद्दों को सामने लाकर वैसा प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं कि वो जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उन पर लगाम लगाया जा सके? पत्रकार का क्या काम है? मान लीजिए मेरे ऑफिस के सामने की सड़क की बात, मैं देख रहा हूँ कि धूल के ऊपर डामर डाल के और रात में उसको कोटिंग कर दिया गया, डामरीकरण कर दिया। मैं खुश हो गया कि मेरे सामने जो सड़क थी 1 साल से खराब थी, बन गई सड़क, 2-4 दिन बढ़िया चलूँगा। मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूँ कि धूल के ऊपर डाला है, मैं तो काली सड़क को देख के खुश हो गया। इसकी निगरानी का जिम्मा कौन है? जो तकनीकी अधिकारी है। लोक निर्माण विभाग की सड़क है तो उसका इंजीनियर है, एनएच की सड़क है तो उसका इंजीनियर है। नगर निगम में तमाम इंजीनियर बैठे हैं जो अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते, उनकी जिम्मेदारी है। ठेकेदार ने ठेका ले लिया, कम रेट में लिया और रात को 9 बजे से अपना काम चालू किया, जब पूरा शहर सोया रहता है। उस समय एक सड़क बना दी। तो निगरानी की जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको पहरेदारी करनी है, जिसको अच्छा काम कराना है, अगर वही अच्छा काम नहीं करा रहा है तो हम तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं और हम जाके वहाँ पे विरोध भी नहीं कर सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम खबरें प्रकाशित कर सकते हैं। उस खबर पे संज्ञान कलेक्टर को लेना है, उस खबर पे संज्ञान निगम आयुक्त को लेना है। अगर महापौर बॉडी में है, जो भी महापौर है उसको निगरानी लेना है, पीडब्ल्यूडी प्रभारी है उसको निगरानी लेना है। अगर वही सब शिथिल हो जाएंगे, वही काम करना बंद कर देंगे, वही आंख बंद कर लेंगे और वो कमीशन के हिस्सेदारी में रहेंगे तो काम कभी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए नागरिकों का दबाव आता है। कई बार नागरिक खड़े हो जाते हैं डंडा लेके, विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, तो वही प्रशासन उन पर FIR दर्ज कर रही है। इस कारण से लोगों का आप देखिएगा कि कभी भी सड़क में उतरना ही बंद हो गया है। पहले भी आंदोलन होता था, पहले भी खबर छपती थी। एक कॉलम की खबर आज से 20 साल पहले छप जाती थी, पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता था कि कहाँ पे खराब सड़क बन रही है। एक सड़क बनती थी साल भर में, लेकिन मजबूत रहती थी। तो निगरानी करने वाला अगर ईमानदारी बरतेगा, ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देगा, तो निश्चित रूप से जो भी काम होगा बेहतर होगा। जैसा कि दिलीप जी ने भी कहा था कि जब कोई चुनाव लड़कर आता है, खर्च कर करके आता है, तो
वो लगातार भ्रष्टाचार करता है ताकि उसने जो खर्च किया है, जो उसकी पार्टी उससे अपेक्षा कर रही है, उनकी वो पूर्ति कर सके। तमाम एजेंसियां हैं, कानूनी प्रावधानों की भी कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में कोई लगाम नहीं दिखता। ऐसा कोई दिखता नहीं कि बहुत ज़्यादा लगाम लग पा रहा है। क्या वजह लगती है इसके पीछे? देखिए, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? मान लीजिए शहर में मैं हल्ला करने लगूं कि पहले भ्रष्टाचार हुआ, अभी भ्रष्टाचार हुआ, मेरे हल्ला करने से कुछ होगा नहीं। कई एजेंसियां हैं जांच की, वो जांच क्यों नहीं करती? पहले भी आरोप लगे हैं कई, ईओडब्ल्यू तक अंबिकापुर का एक मामला जा चुका है भ्रष्टाचार का, लेकिन उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? राजनीतिक दबाव रहता है। कांग्रेस, भाजपा हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब एक ओहदे में पहुंच जाता है तो उसका संबंध उस ओहदे के लोगों से हो जाता है, इसलिए मामले भी दब जाते हैं। इसलिए जब तक एक आध बड़े मामले में कार्रवाई नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार पे नकेल नहीं कसा जा सकता। ये भ्रष्टाचार का जो विषय है, मैं उसमें ये भी कहता हूँ कि भ्रष्टाचार हम ये क्यों कहते हैं कि वो अधिकारी कर रहा है, वो पॉलिटिशियन कर रहा है, हम अपनी गिरबान पे क्यों नहीं झांकते? जब हम इस इंतजार में रहते हैं चुनावी दौर में कि वो 500 रुपए दे दे तो वोट कर दे, वो कंबल नहीं बांटे तो मैं उसको वोट नहीं करूंगा, तो पहले पब्लिक तो सुधर जाए। भ्रष्टाचार को खत्म करना है यदि, तो पहले सुधरे हम। हमें नहीं चाहिए वो 500 रुपए, हम जब कहेंगे ना तब कहीं जाके वो बदलाव आएगा। नहीं तो ये केवल हम और आप ये परिचर्चा में ये बात कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कब होगा, इस पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है। बुरा मत मानिएगा, आप और मैं भी एक ऐसे पेशे से है ना कि हम भी चुनावी दौर में कुछ इंतजार करते रहते हैं कि कोई आएगा, नेता हमको सलाम करेगा, तब हम उसकी मदद करेंगे। तो इसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। अगर एक पत्रकार के नज़रिए से देखें दिलीप सर, तो अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच जो सामंजस्य जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता, शायद विकास नहीं हो पाने की एक वजह ये भी है। और सामंजस्य बिठाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, अधिकारी और जनप्रतिनिधि अगर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तभी ये संभव है कि किसी भी शहर या किसी की गांव का विकास होगा। और ऐसा इसलिए नहीं हो पाता, जैसे हम अंबिकापुर शहर की ही बात कर लें, अजय तिर्की महापौर 10 साल कंटिन्यू थे, 5 साल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में थी, अंबिकापुर में भी। और ये बात सार्वजनिक तौर पर कहा जाता था कि टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में नहीं बनती है, आपस में 2 जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं। यहाँ अजय तिर्की जी मांग पत्र भेजते थे राज्य सरकार को कि हमको पैसा दे दो, हम डेवलपमेंट करेंगे कई चीज़ों का। वो पैसे नहीं आते थे, अधिकारी रोक देते थे। तो आपस में सबसे पहले जो जनप्रतिनिधियों की जो लड़ाई है, चाहे पार्टी किसी की हो, भाजपा के नेता आपस में लड़ते हैं, कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ जाती है, बीजेपी की गुटबाजी सामने कई बार नहीं आ पाती। तो जो नेताओं की आपसी लड़ाई है, आपसी जो खींचतान है, वो पहले दूर हो। अंबिकापुर शहर में कई डेवलपमेंट के काम होने थे, आपका ट्रांसपोर्ट नगर की बात होती हमेशा होती है, उसके लिए पैसे नहीं मिले। शुरू में जो पैसे मिले उसमें बंदरबाट हो गया, करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, समतलीकरण करा दिया गया। उसका जो प्रोजेक्ट में जो चीज़ें शामिल नहीं थी, ये कहा गया कि उसमें हमने काम कराया इसलिए पैसा खत्म हो गया। तो आपने प्लान ही कहाँ किया था? अगर मास्टर प्लान, आपने कोई प्लान फिक्स किया होता, फिर वही मास्टर प्लान की बात मैं आऊँगा। आप प्लान ही नहीं करते हैं ना कोई चीज़ को। आप कोई नाली बनाते हैं तो आपको प्लान ही नहीं है कि पानी किधर जाएगा, नाली का पानी किधर निकलेगा। और नाली तो आपने कई जगह बना दिया, अब पानी जाम हो जा रहा है। आप बोलते हैं कचरा फंस गया, कचरा नहीं फंस रहा है, कचरा बहाना है। कचरा अंबिकापुर बहुत हद तक साफ हो चुका है आज के डेट में, उसके बाद भी नालियों में पानी भर जा रहा है। आपके पास कोई विजन नहीं है, बस ठेकेदार को आपने काम दे दिया कि आप काम करो, ठेकेदार काम करके निकल गया और वो सीधे मूल्यांकन हो गया, उसको पेमेंट हो गया। इंजीनियर देखने तक नहीं आ रहा है कि आपने नाली कैसे बनाया है, पानी कहाँ जाएगा, किसी के घर में घुस रहा है, किसी के खेत में जा रहा है कि किसी तालाब में जाके वहाँ का पानी घुसेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक आपसी जो तालमेल की आप बात कर रहे हैं अधिकारियों और नेताओं के बीच, तो तालमेल है। जो सत्ता में रहता है अधिकारी उसके साथ तालमेल बना लेते हैं। आज बीजेपी की सरकार है, अब यही अधिकारी पहले कांग्रेस के समय में काम करते थे, इन्होंने तालमेल बना लिया, काम करना शुरू कर दिया। अधिकारी किसी के नहीं होते हैं। आज के डेट में एक प्रचलित है कि जो भी बिजनेसमैन है, जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी अधिकारी है, सभी का काम फिक्स है। काम फिक्स है मतलब जो सरकार ने नियत करके रखा है, जो संविधान ने नियत करके रखा है, वो तो है ही जी। नेता क्या कहता है, कोई भी विधायक या कोई भी सांसद बनता है, एमएलए बनता है, वो कहता है कि हमारा भाई 2 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए का हमारा मद है जी, हमारा काम तुम करा लो, इतना हमको कमीशन दे दो। वो ले लिया अधिकारी से, अधिकारी जिसको ठेका देता है वो अधिकारी उससे ले लेता है।
वो मूल्यांकन करता है, उससे पैसा ले लेता है। तो आज के डेट में चाहे वो नगर निगम की बात हो, नगर निगम के डेवलपमेंट की बात हो, किसी गांव के डेवलपमेंट की बात हो, किसी प्रदेश की डेवलपमेंट, कोई भी कंस्ट्रक्शन की काम हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही सबसे बड़ा है डेवलपमेंट के लिए, शुरुआत उसी से होता है। तो अगर कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रहा है किसी नाली, बिजली, सड़क कहीं का भी, और उसमें हर जगह करप्शन है, हर जगह कमीशन खोरी है, तो कोई ठेकेदार कैसे ईमानदारी से काम करके आपको सही काम क्वालिटी के साथ दे देगा? क्योंकि नेताजी को पैसा चाहिए ना, नेताजी कोई भी हों, चाहे भाजपा के हों या कांग्रेस के हों। अब इनकी जो तालमेल की बात है, तालमेल कहीं कमी नहीं है। नेताओं में आपसी तालमेल की कमी होती है, अधिकारियों में तालमेल बहुत कम ही होता है कि देखने को नहीं मिलता। यही तो हम समझना चाहते हैं कि ये कमीशन खोरी कैसे रुकेगी। कमीशन खोरी नहीं रुकेगी तो विकास प्रभावित होगा। तो इस पे कैसे लगाम लगाया जा सकता है या लगेगा ही नहीं? क्या रमन सिंह ने कहा था ना रायगढ़ में कि कमीशन खोरी बंद कर दो तो हमारी सरकार फिर से वापस आ जाएगी। तो उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कह दिया था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कमीशन खोरी बंद कर दो सरकार आ जाएगी। तो कमीशन खोरी कभी बंद नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में कभी नहीं हो सकता, सरकार किसी की भी आ जाए, क्योंकि ये दीमक है ना, कमीशन खोरी एक दीमक हो गया है। और दीमक का शायद कोई ट्रीटमेंट किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास इसलिए नहीं है क्योंकि दीमक सब कोई पालना पसंद करते हैं। कमीशन खोरी खत्म नहीं होगी तो विकास के कार्य भी प्रभावित जरूर होंगे। तो फिर हम विकास के मुद्दों पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? ये तो बेईमानी है। बेईमानी इसलिए है, बेईमानी है, सही बात है। विकास की आप बात कीजिए ना, कोई सुनना पसंद नहीं करता। नेताओं को ही सारी चीज़ पसंद आते हैं, विज्ञापन में पसंद आते हैं कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ संवर रहा है, हमारा अंबिकापुर बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है। विकास हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षित काम होने चाहिए थे, जो 20 साल में जो काम होने चाहिए थे, वो काम आज 40 साल में पूरे हो पाएंगे। जो 20 साल में जो काम हो जाने चाहिए थे, जो अभी 20 साल में जो काम हुए हैं, वो काम 10 साल में होने चाहिए थे। क्योंकि जो टाइम, अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, अपेक्षाएं बढ़ती है, क्योंकि आपका डिमांड बढ़ता जा रहा है, आपका काम करने का स्पीड बहुत कम है, स्लो है। मैं कुछ नहीं, ये जो विषय आपने रखा है ना कि मुद्दे क्या होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि जब एक कलेक्टर, मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूँ, हमने अभी हाल ही में एक खबर पढ़ी होगी कि एक कलेक्टर एक गांव में जाते हैं जहां सड़क नहीं होती है जी। आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए, राज्य बने कितने वर्ष हो गए, 25वां साल है। क्यों नहीं आज तक वो जनप्रतिनिधि उस इलाके से जो जिला पंचायत सदस्य चुनकर आया, जो जनपद पंचायत सदस्य चुनकर आया, जो वहां का सरपंच रहा होगा, क्यों उसने कभी मांग नहीं की? क्यों एक अधिकारी को जाना पड़ता है? इसके पीछे वजह महज इतनी है कि वो नेता चाहते ही नहीं है विकास हो। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से आप बनाते हैं वो एजेंडे अपने चुनाव के, वो ऊपर से आता है, आप उसी में मॉडिफिकेशन करके दे देते हैं। ग्रास रूट लेवल पे क्या डिमांड है गांव वाले की, वो तो पूछे, तब हम अपने जिले को सुधार पाएंगे, तब हम जिले की पंचायतों को सुधार पाएंगे। आप गांव से बिलोंग करते हैं, आप करते हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र का लड़का हूं। आप चलिए, मेरे गांव में शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आज मैं बता देता हूं कि आज 25 साल बाद भी राज्य गठन के, तकरीबन 25 साल बाद, आज भी हमारे गांव में ऐसी सड़कें हैं जिसमें आप बारिश के दिनों में एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकते अपनी गाड़ी पर। क्या मेरे इलाके के उस जनप्रतिनिधि को नहीं नजर आया जो जनपद जिला पंचायत में बैठा था या जनपद पंचायत में बैठा था? क्यों नहीं इस बार वो सारे एजेंडे शामिल हुए? इसका मतलब है आप 5 साल घूमते ही नहीं है क्षेत्र में। मेरा अगला सवाल यही था दीक्षित सर से कि आप तो पंचायती क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पे ग्राम सभाओं को इतनी स्वायत्तता दी गई है, ग्राम सभा का गठन किया गया है, पंचायती राज की इतनी तगड़ी व्यवस्था की गई है। क्या कहा जाता है कि जो पंचायती राज है वहाँ पे सीधा जो वहाँ के वोटर होते हैं वो उनको बहुत सारी पावर दी गई है। क्या लगता है कि जो पंचायती राज था, पंचायती राज की जो व्यवस्था थी, वो कितना कारगर साबित हुई है? और ग्राम सभाओं की स्वायत्तता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। बिल्कुल, नारा बहुत अच्छा है जी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को। ग्राम सभा की किसी भी गांव में ग्राम सभा का आयोजन सिर्फ इसलिए होता है कि जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं वो अपनी बातों को रख सकें, अपनी बातों को, अपने गांव के विकास की बात रख सकें, गांव में क्या होना चाहिए उसका खाका तैयार कर सकें। लेकिन वर्तमान में जो ग्राम सभाएं होती हैं वो एजेंडे पंचायत के लोग तय नहीं करते हैं, गांव के लोग तय नहीं कर रहे हैं। एजेंडा कैसे तय होता है कि आज कोई विशेष दिवस है, किसी भी महापुरुष का दिवस है, उस दिन विशेष ग्राम सभाएं आयोजित, और एजेंडा कहाँ से आता है? केंद्र सरकार से। और उसी में कुछ एजेंडा डाल दिए जाते हैं राज्य सरकार के।
उसी में कुछ एजेंडे डाल दिए जाते हैं जिला प्रशासन के। 3-4 एजेंडा आ गया, उस एजेंडे को ग्राम सचिव वहाँ पे जाता है, शोभासन करना शुरू कर देता है। उसमें रहेगा कि केंद्र सरकार ने स्वच्छता के ये योजनाएं लागू की हैं, तो ध्वनि मत से पारित हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया। राज्य सरकार की कोई योजनाएं हैं, उसको पारित कराना है, पारित कर दिए। वो उस ढर्रे पे चल रहा है। जबकि ग्राम सभा का जो वास्तविक वो था कि गांव में जो लोग हैं वो विकास की बातें रखें, अपनी अपनी बातें रखें, वो प्रस्ताव जनपद तक जाएगा, उस जनपद क्षेत्र में, तो वहाँ से उस समस्याओं का हल होगा। हम त्रिस्तरीय पंचायत नाम दिए हैं, पंच है, सरपंच है, जनपद सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य। 4 जनप्रतिनिधि एक तरह से होते हैं। पंच की कौन सुन रहा है, सरपंच की कौन सुन रहा है, जनपद सदस्य तो नगड़े सिर्फ बनते हैं जी। जिला पंचायत सदस्य पिछले शासनकाल में उसके लिए भी फंड अलॉट होने चालू हो गए, उनका भी निधि है एक 15 लाख रुपए संभवतः, तो थोड़ा मोड़ा कुछ काम होने लगा। लेकिन हम पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, इनकी क्या भूमिका है पंचायत में, उसको आकलन करेंगे तो जीरो स्थिति है। ग्राम सभा की जीरो स्थिति है। हम ऊपर से आने वाली चीज़ों को प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पंचायत की किसी बात को अगर रखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ जो बैठा है ग्राम सभा का, जिसको अध्यक्ष बनाया जाता है या फिर जो सचिव है, वो पारित होने नहीं देगा, क्योंकि ऊपर से कलेक्टर का आदेश नहीं है, शासन का आदेश नहीं है, तो पारित ही नहीं होगा, वो साइड में चला जाएगा। किसी गांव की एक गली है जो 12 महीने कीचड़ युक्त रहती है, दलदल रहता है, उसी में बैल चल रहा है, उसी में भैंस चल रही है, उसी में बकरी चल रही है, उसी में हम लोग चल रहे हैं सालों से। आज तक सीसी रोड क्यों नहीं बनता है? सीसी रोड कब बनेगा? जब हम उसका प्रस्ताव लाके किसी विधायक को देंगे, किसी सांसद को देंगे या ऊपर भेजेंगे तो स्वीकृत होगा, उसका हमको कमीशन लगेगा। तो जो दलाल किस्म का व्यक्ति रहेगा वो जाएगा, कमीशन देगा, गांव में काम स्वीकृत करा के लाएगा, तब वो बनाएगा उसको। तो ये जो सिस्टम है, जब तक सुधरेगा नहीं तब तक गांव का भी विकास संभव नहीं है। और ग्राम सभा को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, ग्राम सभा में जब तक हम जो बात रखते हैं उसको मजबूती से प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक गांव का विकास भी संभव नहीं है। अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो ग्राम सभा तो बहुत मजबूत नजर आती है, फिर क्या लगता है कि इस तरह की व्यवस्था प्रभावी क्यों नहीं हो पा रही है? क्या अफसरशाही हावी है? अफसरशाही हावी है तभी तो ऊपर से प्रस्ताव नीचे आ रहा है ना। प्रस्ताव तो नीचे से ऊपर जाना चाहिए ना, कि मेरे गांव में क्या करना है। गंगा उल्टी बह रही है। गंगा उल्टी बह रही है। देखिए, दिखावे के लिए तो सब कुछ है। कागजों में दीक्षित जी जो बता रहे हैं ये धरातल की बात बता रहे हैं। अब कागज पे देखेंगे तो अलग दिखेगा। आपको हकीकत बताऊं, अगर मैं भी गांव से आता हूं, अगर मेरे गांव में क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आपको ये कहा जाएगा, पंचायत के सचिव को, सरपंच और उसके जो अध्यक्ष होते हैं पंचायत के, उनको ये कहा जाएगा कि आप मास्टर प्लान बनाकर अपने साल भर आप क्या करेंगे अपने पंचायत में, उसको बनाकर हमको बिल्कुल भेज दीजिए। सामने वाला भेज दिया कि हमको ये चीज़ चाहिए, वहाँ से आता है नहीं, आप ऐसा नहीं होगा, आप अपने, हम बता रहे हैं आपको इतना इतना परसेंटेज आप तय कीजिए। परसेंटेज यानी काम किस, आप नाली कितना का बनाएंगे, सड़क कितना का बनाएंगे, सीवरेज कितना का बनाएंगे, सबका अलग अलग वो तय करके आपको बताएगा कि आप इस तरीके से प्लान बना के भेजिए। अब उनको पता चला आपको 4 हैंडपंप का जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहेगा कि जल स्रोत विकसित करने के लिए आप प्लान भेजिए, 10% जल स्रोत का रहेगा। अरे भैया, वहाँ जल स्रोत का जरूरत नहीं है, जल जीवन मिशन का टंकी खड़ा हो चुका है, पाइपलाइन लग चुका है, पानी घर घर में जा रहा है, सरकार कह रही है ना, तो फिर आप हैंडपंप क्यों खुदवा रहे हो? आपको बता दूं, हैरानी की बात है कि आपका सरगुजा संभाग में जितने विधायक और जितने MLA हैं, पिछले 20 साल में ये 50,000 से अधिक हैंडपंप खुदवा चुके हैं। 50,000 हैंडपंप। और हर विधायक और हर सांसद का जो मद होता है उसका 50% से अधिक राशि सिर्फ हैंडपंप खनन और ट्यूबवेल खनन में ही खर्च होता है। बिल्कुल। मैं दिलीप जी को टोकना चाहूँगा यहाँ पे। एक और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का पंचायतों में आप देखेंगे, स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है। ऊपर से हर पंचायत में ई-रिक्शा भेज दिए और जो मैनुअल रिक्शा होता है वो भेज दिए। गांव में एक SLRM सेंटर बना दिए, जहां पे आप ई-रिक्शा भेज रहे हैं, जहां पे आप मैनुअल रिक्शा भेज रहे हैं, पहले उस गांव को पता तो कर लो कि वहां चलने लायक है कि नहीं रिक्शा। गांव में जो गलियां हैं वो दलदल हैं, कीचड़ युक्त हैं, उबड़ खाबड़ हैं, वहाँ पे आप स्वच्छता अभियान चलाएंगे, कहाँ का कचरा साफ करेंगे आप,
कहाँ से कचरा कैसे आएगा। शहर के आसपास कई ऐसे पंचायत हैं, आप देखेंगे कि जो रिक्शा है वो सड़क रखे सब। SLRM सेंटर कचरे का खदान हो गया, पूरी योजनाएं खत्म हो गई। बस कारण यही है कि नीचे से प्रस्ताव लिया नहीं जाता है, प्रस्ताव ऊपर से आता है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के चार चिनारी देख लीजिए क्या स्थिति है। क्यों? क्योंकि ऊपर से आया। यही चीज यदि ग्रामीण स्तर से जाती तो ये इसको अमली जामा ही नहीं पहनाया जाता इस प्रोजेक्ट को। मतलब सार ये है कि जो योजनाएं बनती हैं उनको स्थानीय स्तर पे उस पर चर्चा होनी चाहिए और स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों को जानना चाहिए, जानना चाहिए। आपको बताऊं, जितनी भी योजनाएं इस तरीके की बनती हैं जी, सबसे क्यों बनती हैं? आपको लगता होगा कि गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, बिल्कुल नहीं। ये तय किया जाता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में या किसी अंबिकापुर शहर में या दुर्ग या किसी भी शहर में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तब इम्प्लीमेंट की बात आती है जब पहले तय कर लिया जाता है कि अगर हम रिक्शा सप्लाई कर रहे हैं तो हमको कितना कमीशन मिलेगा। पूरे स्टेट में अगर हम जितने पंचायत है, हर पंचायत में अगर 2-2 रिक्शा दे रहे हैं तो हमको अगर 20,000 रिक्शा अगर बांटना है तो 20,000 रिक्शा, अगर हम एक रिक्शा 50,000 रुपये में खरीद रहे हैं, मार्केट में उस रिक्शा का रेट 25,000 रुपये है, तो सीधा पैसा आधा हमारे पास आ रहा है। संबंधित विभाग का मंत्री के पास पैसा जाएगा, सेक्रेटरी के पास जाएगा, संबंधित जिले के जो कलेक्टर होंगे उनके पास पैसा जाएगा, जो उप संचालक होंगे उनके पास पैसा जाएगा। कुल मिलाकर 2-2, 3-3% करके पूरा पैसा बढ़ जाता है। कई बेचारे अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो तरस जाते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम से खरीदी हो गया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात है कि गांव से जो ग्राम पंचायत की मूल बात हो रही थी, ग्राम पंचायत को कितना अधिकार, तो ग्राम पंचायत को कुछ भी अधिकार नहीं है। पंचायत के सरपंचों को पता नहीं है कि उनके घर में, उनके पंचायत में रिक्शा आके दो खड़ा हो गया, उनको अधिकारी कह रहा है कि तुम 1 लाख रुपए का चेक काट के फलाने फर्म के नाम पर दे दो। मजबूर है, वो देगा, अगर नहीं देगा तो उसके खिलाफ उल्टा कार्रवाई कर दी जाएगी, ये शासकीय काम में हमको सहयोग नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये गाँव की ही बात नहीं है, ये शहरों की भी बात है, नगर निगम की भी बात यही स्थिति है। कई ऐसे जो प्लान होते हैं सीधे ऊपर से लाकर जो थोप दिए जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना वहाँ के अधिकारियों की मजबूरी बन जाती है। इतनी सारी समस्याओं के बीच और समस्याओं को समाधान तक ले जाने के दरमियान चौथे स्तंभ के रूप में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, पत्रकारिता की क्या भूमिका? देखिए, पत्रकारों की क्या भूमिका होगी, पत्रकार अपने अखबार में छापेगा, टीवी में दिखाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वहाँ दिखाएगा। कार्रवाई किसको करना है? अब कार्रवाई किसको करना है? कार्रवाई किसको करना है? जिसने भ्रष्टाचार किया उसकी को कार्रवाई भी करना है, उसे जांच भी उसे क्यों करना है? कौन करेगा जांच? मंत्री जांच का आदेश देगा और संबंधित विभाग का कलेक्टर है वो अपने अधिकारी को जांच का आदेश देगा कि इस पर जांच करो। और जांच करके क्या देगा? क्या उम्मीद लगता है कि जांच करके सही रिपोर्ट देगा? अक्सर हम देखते हैं पंडित जी, पंचायत क्षेत्रों में काम नहीं होते, कागजों में काम हो जाते हैं, पूरा फंड निकाल लिया जाता है, राशि का गबन कर लिया जाता है। आपके अखबारों में भी कई बार ये छपते होंगे। तो ये प्रमाणिक दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, उसके बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती। क्या ये नहीं लगता कि इस तरह की जो कार्यवाही नहीं करने से उन लोगों को बल मिलता है जो और फिर बड़े भ्रष्टाचार करते हैं? देखिए, एक व्यवस्था है, कानून से हटकर ना आप जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूँ। कानूनी प्रक्रिया जो होनी चाहिए, जैसे मैं फिर गांव का नाम नहीं लेता हूँ, हाल ही में एक आसपास के एक गांव में कुछ दुकानें बनी। दुकानों में ये अलम हुआ कि जो राशि जैसे 2.5 लाख रुपए की एक दुकान बननी थी, कोई 3 लाख रुपए की दुकान बननी थी, तो उस इलाके का सचिव जो है वो सचिव पैसे लेता है और वो शासन के मद में नहीं जाता जी। वो जाता किसके पास है? सरपंच के खाते में। दोनों पर कार्रवाई होती है, दोनों पर बात होनी चाहिए एफआईआर की, एफआईआर नहीं होती। ठीक है, आप ही के चैनल के माध्यम से एक प्रकरण उठा था, मुझे याद है कि एक अधिकारी मिट्टी समतलीकरण के नाम पर काफी राशि का गबन किया। आपको इस बात की जानकारी है कि उसको सस्पेंशन करने के बाद उसको रीस्टेट कर दिया गया? उनके ऊपर तो इतने भ्रष्टाचार के आरोप है, वरदान प्राप्त है, उनको कुछ होना ही नहीं है। तो अब आप ये समझिए, अब तो शायद वो रिटायर भी हो गए हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं और जा रहे हैं। फिर से नाम ध्यान कीजिएगा, मैं नाम आपके मंच पे नहीं कह रहा हूँ, आपके चैनल पे नहीं कह रहा हूँ। जिस अधिकारी ने उसे सस्पेंड किया, उसी अधिकारी ने 1 महीने के भीतर उसको रीस्टेट किया, 1 महीने के अंदर ही उसको एक पोस्टिंग दे दी गई। वही क्यों? हाँ, मेरी जानकारी में वो 1-2 दिन पहले शायद वापस फिर सरगुजा आ गए।
क्यों? क्योंकि सिस्टम है, आप उसको रोक नहीं सकते। उन्होंने कार्रवाई कर दी, इतिश्री कर लिया, तो हम और आप कानूनी व्यवस्था से बंधे हुए हैं, जिसको ना आप तोड़ सकते हैं ना हम। अब इसमें बदलाव के लिए यहाँ चर्चा करके उसका कोई तार्किक समाधान नहीं निकलना है। उसके लिए हमें लोकसभा में लोगों को भेजा है, वो करें उस पर काम। अभी बताइए, अभी नगर निगम का चुनाव होगा, कितना प्रतिशत मतदान होगा? गाँवों में भी वोटिंग होगा, कितना प्रतिशत मतदान होगा? विधानसभा में वोटिंग होता है, लोकसभा में चुनाव में वोटिंग होता है, कितने % लोग मतदान करने जाते हैं? सोचिए ना, जो लोग बच जाते हैं, जो वोट करने नहीं जाते हैं, अगर ये लोग वोट कर दें तो बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा। सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आपने भी अपने चर्चा के दौरान कहा था कि जो निगम होते हैं वो राज्य सरकार के फंड के भरोसे रहते हैं। हम इससे पहले सर प्रत्याशियों से बात कर रहे थे, महापौर प्रत्याशियों से, तो उनमें बीजेपी के प्रत्याशी ने भी कहा था और शायद कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी कहा था कि हम लोगों को फंड की प्रॉब्लम होती है, फंड की राशि नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से जो काम हम लोग सोच के रखे रहते हैं वो हो नहीं पाता है। तो क्यों राज्य सरकार के फंड के भरोसे रहना? सेल्फ सस्टेन करने के लिए भी तो कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इस दिशा में क्यों नहीं कदम उठाए जाते? इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? ये मुद्दे क्यों नहीं होते हैं सभी दलों के? देखिए, नगरीय सत्ता में जो भी आता है उसको मैं पहले भी बताया कि एक विजन होना चाहिए कि अगर जो महापौर बन रहा है, जो निगम की बॉडी में आ रहा है, उसको कम से कम इतना तो विचारवान होना चाहिए कि मेरे शहर में क्या चीज़ की ज़रूरत है। हम अंबिकापुर शहर में पुराने बस स्टैंड को पिछले 15 साल से बोल रहे हैं कि ये गोल बाजार बनना चाहिए, तो आज ये बाजार बनना चाहिए, तो आज पीपीपी मॉडल से बनना चाहिए। कौन रोक रहा है? आखिर बाजार बंद क्यों नहीं रहे? अंबिकापुर शहर में नगर निगम के अधीन जो दुकानें हैं वो उसको तो सारे जनप्रतिनिधि मिलकर बंदर बाट कर लिए। उसका जो राजस्व आता है वो उसका निर्धारण भी काफ़ी कम है। शहर में कई ऐसी दुकानें हैं जिसका किराया आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि 500 रुपये 400 रुपये है। उसको आप क्यों नहीं बढ़ाते? आप जब तक खुद से सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे, आपका राजस्व खुद का नहीं होगा, तब तक आप कोई भी नगरीय निकाय मजबूत नहीं हो सकता। आप किसी भी काम के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजेंगे, आपका प्रस्ताव कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। 5 साल से आप खाली प्रस्ताव भेज रहे हैं, 10 साल से प्रस्ताव भेज रहे हैं, आपको स्वीकृति मिल नहीं रही है। उसके बाद बीच में आ जाएगा राजनीतिक कारण। बार बार जो बात होती है कि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो राजनीतिक कारणों से PS सिंहदेव का क्षेत्र था, इस कारण से उन्होंने राशि दी ही नहीं। सच्चाई भी है कि राशि उन्होंने नहीं दी। आखिरी साल में बड़ी मुश्किल से वो भी यहाँ के कांग्रेसियों को जोर लगाना पड़ा, आंदोलन करना पड़ रहा था कि सड़कें खराब है, कुछ राशि हमको दे दीजिए अपनी ही सरकार से। तो ऐसी राजनीतिक स्थिति यहाँ पे एक तरह से विपदा पैदा हो गई थी कि आपको मांगना पड़ रहा है अपनी ही सरकार से राशि, और लास्ट में बमुश्किल 10 करोड़ की राशि मिली थी। उससे कितना आप सड़क बनाए, सड़क की गुणवत्ता आपने कितना ध्यान दिया? पूरा शहर खोखला हो गया था, सड़क खराब थी, और 9 करोड़ रुपए में कितना आप काम करा सकते थे? तो अपनी ही सरकार से जब कांग्रेसी जूझ रहे थे तो कैसे शहर का विकास हो पाता? इसीलिए खुद से आप जब तक विकसित नहीं करेंगे, अंबिकापुर शहर में जब तक आप अधिक से अधिक दुकानें नहीं बनाएंगे, मॉल नहीं बनाएंगे, जब तक आप व्यापार को बढ़ाएंगे नहीं अधिक से अधिक, तब तक आपको राजस्व नहीं मिलेगा। अंबिकापुर का जो स्थापना व्यय है नगर निगम का 18 करोड़ रुपए से ऊपर है, और आपके पास आय है 12 करोड़ रुपए। 6 करोड़ के लिए आपको हमेशा शासन की ओर झांकना है, हमेशा आपको पत्र लिखना है। यहाँ पे वेतन के लादे पड़े रहते हैं यहाँ के कर्मचारियों को। प्लेसमेंट कर्मचारी 4 महीने से ताक रहा है कि शासन से पैसा आएगा तो मेरे को मिलेगा। तो ये मजबूरी क्यों है? इसलिए जो भी यहाँ पे महापौर अगर बनता है या फिर जो भी बॉडी में आते हैं, जो भी सरकार बन रही है, चाहे भाजपा की बने, कांग्रेस की बने, कम से कम खुद से मजबूत होने का पहले तैयारी कर लें, योजना बना लें कि अंबिकापुर नगर निगम राजस्व वाला हो। कोरबा को तरसना नहीं पड़ता, रायगढ़ को तरसना नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पे SCCL क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे बड़ी कंपनियां नहीं है, यहाँ बड़ा उद्योग नहीं है, तो आपको खुद से ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप अधिक से अधिक बाजार विकसित कर दें, अधिक से अधिक दुकानें बना दें, ज़्यादा से ज़्यादा किराया दे दें। आज एक सब्जी मंडी के लिए पिछले 5-6 साल से हल्ला हो रहा है, अभी तक उसको स्थापित नहीं हो पाया।
क्यों नहीं हो पाया कि सड़क नहीं बन पाई है। निश्चित तौर पर अगर वहाँ चला जाता तो निश्चित रूप से वहाँ से राजस्व मिलता। देखिए, राजस्व बहुत बड़ा मुद्दा होता है डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से शुरू किया गया 2 रुपये किलो में चावल, 1 रुपये किलो में चावल, मुफ्त में चावल। फिर अब जो घोषणा पत्र हो रहा है, जारी हो रहा है कि हम आपको फ्री देंगे। तो पूरे देश भर में जो फ्री की जो स्कीमें हैं, दोनों पार्टियों का इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदार है कि पूरा कोड़ लग चुका है पूरे सिस्टम में। लोगों को फ्री में खाने, फ्री में रहने, फ्री में जीने की आदत हो गई। आखिर ये बताइए, छत्तीसगढ़ में क्या ज़रूरत था कि जो सक्षम व्यक्ति है, जो 100 रुपये किलो का चावल खरीद सकता है, उसको आप 10 रुपये किलो में चावल दे रहे हैं? क्या ज़रूरत है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं था। आज ये बताइए, कितने ऐसे गांव हैं और हर पंचायत में ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो खुद से खेत में अपना धान पैदा करके या फिर खुद से मेहनत करके अपना पेट नहीं पाल सकते? ऐसे कितने लोग हैं? बड़ा मुश्किल, हर पंचायत में 5-10 परिवार से अधिक नहीं मिलेंगे। तो आप फ्री में क्यों चावल दिए पड़े हो? 31 रुपये में चावल धान खरीद रहे हो, फ्री में चावल दे रहे हो। जो 50-60 रुपये किलो का जो चावल है उसको आप फ्री में दे रहे हो। तो कुल मिला के करप्शन की योजना है, चाहे चावल बांटना, फ्री में देना, वोट बैंक, तो तमाम जो चीज़ें हैं जिनको पैसा आप लुटा रहे हैं। महिलाओं को 1000 रुपये देने का क्या जरूरत है? वो उनको आत्मनिर्भर बना दीजिए ना। आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कीजिए। आप कब तक 1000 रुपये देंगे? मान लीजिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। और फ्रीबीज तो ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में ऐसा कोई राज्य है जहाँ पे फ्रीबीज की राजनीति नहीं होती होगी। सर ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत होनी चाहिए ताकि सेल्फ सस्टेन हो सके निगम। कार्यक्रम की समाप्ति का संकेत मिल चुका है, समय की पाबंदी है। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।